हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सम वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। जैसे कि मैंने पहले कहा था, वोकेबलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी की वोकेबलरी के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। हम पहले भी इसके बारे में कुछ चीज़ें बता चुके हैं और आज हम फिर से बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो की टर्म है दैट इज अबाउट न्यूरॉन। व्हाट इज द न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है दैट इज द न्यूरॉन। और न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन ट्रांसमिट एंड रिसीव इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स का वर्क क्या होता है। यहाँ पर मैंने न्यूरॉन्स एनाटॉमी का एक इमेज सेट किया है। इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे व्हाट इज़ द डेंड्रॉइड, व्हाट इज़ द न्यूक्लियस, व्हाट इज़ द सोमा, व्हाट इज़ द एक्सॉन, व्हाट इज़ द एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज़ माइलिन शीथ, है ना, व्हाट इज़ द स्वान सेल, व्हाट इज़ द नोड ऑफ रेनवियर। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो न्यूरॉन एक पर्टिकुलर टर्म है जिसका मतलब होता है कि नर्वस सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो न्यूरॉन से होती है। और न्यूरॉन का काम होता है किसी मैसेज को रिसीव करना या ट्रांसमिट करना और केमिकल सिग्नल्स को भी ट्रांसफ़र करना। तो न्यूरॉन क्या है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर माइलिन शीथ, एक्सॉन, इन चीज़ों के बारे में भी सब कुछ जान के रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे लिए एज ए कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ का काम होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो मैसेज है, उसको फास्ट तरीके से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में जो हमारे दादा दादी होते हैं, जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर वो रिस्पॉन्स कम करते हैं, थोड़े शांत नज़र आते हैं। इसका कारण हम बेसिक समझ सकते हैं कि ओल्ड एज में माइलिन शीथ कमज़ोर हो जाती है तो नर्वस सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि कोई पर्सन फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स कर सके, है ना। तो माइलिन शीथ का भी बड़ा सा रोल होता है। डेंड्राइट्स क्या होता है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन्स में जो कि इस साइड से होते हैं, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ये मिड पॉइंट होता है यहाँ पे। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं आपको तैयार रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ द सिनेप्स। व्हाट इज़ द सिनेप्स? द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, है ना। यानी दो ऐसे न्यूरॉन जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच में ये जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो जो जगह होती है, जंक्शन होता है, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई जगह है, आप अपने दोस्त को मिलते हैं, यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आपका दोस्त है, इस जगह पर आप मिलने आते हैं, तो यहाँ पे किसी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो जगह है ये सिनेप्स बोलते हैं। तो द जंक्शन, ठीक है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यहाँ पर दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसफ़र होता है, सिग्नल्स रिलीज होता है, वहाँ पे हम बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। इस इमेज को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये इसमें तो स्टडी करने के लिए बहुत कुछ है, बट हम बेसिकली की टर्म पर फोकस कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर? तो ध्यान रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स अक्रॉस सिनेप्सेस, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं सिनेप्सेस के थ्रू। जैसे अभी पहले बताया था ना सिनेप्टिक पॉइंट। तो अब देखो न्यूरोट्रांसमीटर ना दो तरीके से हो सकते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। ये थोड़ा सा याद रख लेना है। जैसे कभी कभी हम बहुत एक्टिव होते हैं, तो एक्टिव होने का मतलब होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हुए होंगे, है ना। और अगर हम थोड़े शांत हैं, इनहिबिटरी, तो इनहिबिट हैं, तो मतलब होता है कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो थोड़े से काम डाउन करते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर्स टू टाइप से रहेंगे आपके, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। और बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दैट इज द केमिकल मैसेंजर्स। और यहाँ पर लिखा है नॉर्मल न्यूरोनल सिग्नल एंड फंक्शन, ठीक है।
जो हमारी स्लीप है या होमियोस्टेसिस है या सिग्नलिंग है, मेमोरी है, कॉग्निशन है, पेन है, इमोशंस है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू हम सब चीज़ें कर पाते हैं, क्योंकि वो केमिकल रिलीज होते हैं और हम ये सब चीज़ें फील करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं CNS और PNS के बारे में। तो व्हाट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हमारी बॉडी में जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो पूरा हिस्सा है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है और ये ब्रेन का पार्ट दिखाया गया है। ये क्या है, ये इन दोनों को मिला के बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो हम अपने बॉडी में अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दें, उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो किस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इस इमेज में देखेंगे जो ये पिंक कलर पार्ट है, दैट इज़ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट रिमेनिंग ऑल द पार्ट, ये जो येलो कलर से इंडिकेट हो रहा ना, दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो यहाँ पे लिखा है PNS, द नेटवर्क ऑफ नर्व्स आउटसाइड द CNS रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन तो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, लेकिन ब्रेन में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, हमारे दूसरे पार्ट से, जो कि PNS होता है। ठीक है, मोटर फंक्शंस और सेंसरी फंक्शंस जिसमें होते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक आती है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं कि जो हायर लेवल पे काम होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, और इसके बाद जो बची हुई चीज़ें आती हैं वो होती हैं सेंसरी और मोटर फंक्शंस के बारे में, और उन्हें कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और बचा हुआ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे है ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन का ओल्ड पार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, दैट इज द ओल्डेस्ट पार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। अभी आप अगर साइकोलॉजी में इनिशियल स्टेज में है तो आपको बेसिकली चीज़ें याद रख लेनी है, लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो और डीप से पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। और जब आप किसी एग्जाम में जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन भी इन्हीं से डिजाइन किए जाते हैं कि फंक्शंस क्या है, लोकेशन क्या है, कैसे काम करते हैं ना। तो ब्रेन स्टेम इज अबाउट द फंक्शंस ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। अब यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे तो ये देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज द ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर पोन्स का अलग काम है, मिड ब्रेन का अलग काम है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का अलग काम है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम इतना ध्यान रखना है कि ब्रेन स्टेम इज द ओल्डेस्ट पार्ट एंड जिसका काम होता है ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट के फंक्शंस को कंट्रोल करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इमेज दे रखी थी मिड ब्रेन के बारे में, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मिड ब्रेन है, यहाँ पे पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का लोकेशन ये दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है सेरिबेलम के बारे में। सो सेरिबेलम द ब्रेन रीजियन इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेशन। इसे याद करने का एक ट्रिक हम समझ सकते हैं। सेरिबेलम, BELLUM लिखा ना, तो BELLUM से कॉमन सेंस बनाइए बैलेंस, है ना। तो ये एक ऐसा ब्रेन का हिस्सा होता है जो कि हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेट एंड बैलेंस में काम करता है। मोटर स्किल्स बेहतरीन होती है ना, हम चल पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं बॉडी को। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल ब्रेन। आपके MCQs में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द लिटिल ब्रेन। तो ये क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, ये क्या क्या काम करता है यहाँ पर लिखा है। सेरिबेलम कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, कंट्रोल पोस्चर, बैलेंस एंड फाइन मोटर मूवमेंट, इन्वॉल्व इन मोटर लर्निंग। ठीक है,
मोटर लर्निंग का मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे कि जब हम सीखते हैं, हम हाथों से लिखते हैं तो हम सीखते हैं कि छोटा आ कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में ABCD में ए कैसे बनाते हैं, या कोई वस्तु कैसे पकड़नी है। तो ये जो लर्निंग्स होती है ये सेरिबेलम के थ्रू ही होती है, क्योंकि ये मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में। सबसे लिम्बिक सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारे अलग अलग पार्ट हैं ब्रेन के, थैलेमस, पिनियल ग्लैंड, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम, है ना। और ये सब कंट्रोल करते हैं हमारे ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को, बॉडी की डिफरेंट चीज़ों को, लाइक इमोशंस, मोटिवेशन, मेमोरी। ठीक है ना। तो लिम्बिक सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक हंगर, थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेन का यहाँ पर इमेज मैंने सेट किया है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस ये दिख रहा होगा, ये आपका ब्लू कलर से पॉइंट दिख रहा है ना, दैट इज द हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, मतलब हमारे शरीर की प्रक्रिया को। हमारी शरीर की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, हमारा खाने पीने का प्रोसेस, हमारे और टेम्परेचर का प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है तो उसको आसानी से याद कैसे रखेंगे। हाइपोथैलेमस का जो स्पेलिंग है उसमें स्टार्ट होता है एच का मतलब हंगर मान लीजिए, और थैलेमस में जो TH है दैट इज़ द थर्स्ट मान लीजिए, THIRST, थर्स्ट में प्यास होती ना। तो हंगर एंड थर्स्ट ये कहाँ से कंट्रोल होता है, ये होता है हमारे हाइपोथैलेमस से, और टेम्परेचर भी हाइपोथैलेमस से होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ द एमिगडाला। तो एमिगडाला क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है दैट प्लेस अ की रोल इन प्रोसेसिंग इमोशंस, स्पेशली फियर। हम डरते हैं ना, डर के बारे में जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, एमिगडाला। ठीक है ना, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। एमिगडाला का लोकेशन आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ये आपका जो हिप्पोकैम्पस है उसके नीचे यहाँ पे एमिगडाला का लोकेशन होता है। अब हम आगे यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, ये जस्ट मेरे मस्तिष्क में अभी आ रही है। जैसे एमिगडाला लिखा हुआ ना, एमिगडाला को थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, AMY और DALA। ठीक है ना, एमिगडाला मैंने अलग अलग कर लिया इसको। तो अगर वो आपने गाना सुना होगा ना, कोई गाना है मार डाला, है ना, तो मार डाला, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। मतलब चीज़ों को थोड़ा सा कहीं से कोरिलेट कर लीजिए। तो मार डाला मतलब डर वाली बात है, तो एमिगडाला मतलब फियर के इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसे याद भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हिप्पोकैम्पस के बारे में। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हिप्पोकैम्पस क्रिटिकल फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। देखिए हिप्पोकैम्पस ये क्या करता है, मेमोरीज को बनाता है और उनको कंसोलिडेट करता है। तो जब मेमोरी के बारे में है और ये हिप्पोकैम्पस लिखा है, तो कैंपस शब्द समझते हो ना, कैंपस आप किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, किसी कैंपस में पढ़े होंगे। जब कैंपस में पढ़ते हैं तो कुछ भी याद हो जाता है, बिकॉज वहाँ मेमोरी अच्छे से स्टोर हो जाती हैं। तो कैंपस में रह के हमने ये सीखा वो सीखा। तो हिप्पोकैम्पस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज, तो इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे हिप्पोकैम्पस का लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ पर है ग्रीन, आपको जो पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज़ द हिप्पोकैम्पस। ऐसे याद रखना है। आगे बढ़ेंगे फ्रंटल लोब। फ्रंट मतलब सामने होता है, तो फ्रंटल लोब इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो फ्रंटल लोब इन्वॉल्व्ड इन हायर कॉग्निटिव फंक्शंस इंक्लूड डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, फ्रंटल लोब हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है जो सामने होता है, और ये हायर कॉग्निटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इज अबाउट द ऑडिटरी प्रोसेस, है ना। कैसे याद करेंगे, टेम्पो बहुत आवाज़ करता ना, तो यानी हम जो सुनते हैं, आवाज़ जो जाती है, तो वो किस लोब से कंट्रोल होती है, प्रोसेस होती है, टेम्पोरल लोब से। अगर आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग लोब बने हुए हैं, जैसे कि टेम्पोरल लोब यहाँ पर है,
फ्रंटल लोब यहाँ पर था, पैरिटल लोब यहाँ पर है, ऑसिपिटल लोब यहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्पोरल लोब इज अबाउट द ऑडिटरी प्रोसेस एंड पैरिटल लोब अबाउट द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हेल्प विथ स्पेशियल अवेयरनेस। ठीक है, पैरिटल लोब सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके काम करता है। और ऑसिपिटल लोब यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑसी, OCCI, ठीक है, सी मिश देखना होता है ना, तो ऑसिपिटल सी देखना, तो ऑसिपिटल लोब इज अबाउट सीइंग, हम जो देखते हैं, तो देखने की चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती हैं, ऑसिपिटल लोब से, ऐसे याद रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चंस कई बार डिजाइन कर ली जाते हैं कि अगर किसी पर्सन का टेम्पोरल लोब डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, तो सीधी बात है सुनाई नहीं देगा। किसी का ऑसिपिटल लोब डिस्टर्ब हो जाए तो कौन सा दिक्कत हो सकता है, भाई उसको देखने में दिक्कत होगी। या क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि अगर कोई पर्सन एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और उसके आँख में चोट हो जाती है तो कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होगा, तो ऑसिपिटल लोब, है ना। तो ऐसे आप थोड़ा सा घुमा घुमा के इन चीज़ों को भी समझ सकते हैं। इसके बाद है मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स अबाउट द वॉलंटरी मसल मूवमेंट, है ना। मोटर लर्निंग के बारे में अभी पहले मैंने बात की थी ना, हम सीखते हैं हाथों से कैसे लिखना है, हम सीखते हैं कैसे वस्तुएं उठानी है। तो मोटर कॉर्टेक्स जो होता है ये वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और जो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है ये रिसीव करता है एंड प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द बॉडी। यानी हमारे बॉडी में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था जो इन्फॉर्मेशन को लाता है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जब प्रोसेस होती है अबाउट द सेंस, तो कहाँ होती है, सेंसरी कॉर्टेक्स में होती है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड अडेप्ट आफ्टर इंजरी और एक्सपीरियंस। यानी हम कई बार जब हमें चोट लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उसके बाद ब्रेन अपने आप ही चीज़ों को सही करता है। तो ये क्या है, प्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन्स की ये एक एबिलिटी होती है कि ब्रेन फिर से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और अडेप्ट करता है। इसके बाद है न्यूरोजेनेसिस। ये क्या होता है, द जनरेशन ऑफ द न्यू न्यूरॉन्स प्राइमरली इन द हिप्पोकैम्पस। देखो, हिप्पोकैम्पस में जो नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं उनको कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स किसके बारे में होते हैं, मैंने बताया था कि हिप्पोकैम्पस किसके बारे में होता है, लर्निंग के बारे में होता है, मेमोरीज को बनाने के बारे में होता है। तो हम जब भी कुछ याद करते हैं उन चीज़ों से संबंधित कुछ न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और वो कहाँ पर होते हैं, हिप्पोकैम्पस में होते हैं। इसको न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, अच्छे से जानते होंगे। द सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स, यानी जो ग्लैंड्स होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और एंडोक्राइन बिकॉज ये इनसाइड द बॉडी होती है। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब जैसे ब्लड ना पूरी बॉडी में यहाँ से वहाँ जाने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं ये पूरी बॉडी में नहीं फैली होती है, ये पर्टिकुलर प्लेस पर होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं पूरी बॉडी में फैली होती हैं, तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होती हैं वो पर्टिकुलर प्लेस पर होती हैं। जैसे यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है तो ये पर्टिकुलर प्लेस पर है, वहीं पे हार्मोन्स को छोड़ती है, या हार्मोन्स बेसिकली केमिकल को छोड़ती है और अपना इम्पैक्ट दिखाती है, बॉडी पर असर दिखाती है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है। सो द सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट बॉडीली फंक्शंस। तो सिंपल सी बात है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्टलेस का मतलब बहुत लंबी नहीं होती हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे होती हैं और उसी जगह पे वो ब्लड में थोड़ा सा केमिकल छोड़ देती हैं और जिससे बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। इसके बाद आगे है दैट इज़ द हार्मोन। सिंपल सी बात है, मैंने बोला केमिकल मैसेंजर्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और अफेक्ट करते हैं बॉडी की प्रोसेस को। इसके बाद है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड हेरिडिटी इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड ट्रेड्स। यानी जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है कि कैसे जीन्स और हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को और ह्यूमन ट्रेड्स को। इसके बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक मेकअप, यानी किसी पर्सन का इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब उसके पेरेंट्स से कौन कौन से जीन्स मिले हैं, कैसे डिजाइन हुए हैं, ठीक है। और फेनोटाइप का मतलब क्या होता है, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स जीनोटाइप। यानी जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मेरे पेरेंट्स से जो मुझे जीन्स मिले हैं वो इन्फॉर्मेशन रहती है जीनोटाइप के रूप में, ठीक है।
और जो विजिबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे शरीर की बनावट कैसी है, तो जो विजिबल चीज़ें होती हैं वो आती हैं फेनोटाइप में। तो ये ध्यान रखना है और आपको इन सभी को अच्छे से समझना है, रिवाइज भी करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब कीवर्ड्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो आने वाले टाइम पे साइकोलॉजी आपको आसान लगेगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आसान से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप जुड़े रहें, हम ऐसे ही और भी की टर्म को सीखते रहेंगे। थैंक यू।